Hello students, I am Anil Kishore Tiwari from MKD, and now I will start the first chapter and the second phase of the first chapter of class 9 civics, the democracy in the contemporary world. And now we will discuss about the institutions, different institutions that was solving the problems of globals. It means that institutions that are based on the democratic form. The first one is there is no single world government, but there are many institutions in the world that perform partially in the function of such government. Through these organizations do not have the same authority as the government of country relation to the citizen, but they do form rules that put limitation on the working government of the country. कह रहा है कि दुनिया में कोई एक ऐसी सरकार नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्ल्ड लेवल के स्तर पर जो है जो अलग अलग तरह के फंक्शंस को करती है. ऐसे संगठन जो है authority as the government of the country over nation and citizen, but do forms ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस ने कुछ नियम बनाए हैं और कुछ पाबंदियां कसी है सरकारों पर जो पूरे दुनिया के देशों पर लागू होती है. एंड देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट वुड थिंक अबाउट. आइए हम लोग कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर हम लोग विचार करें. इज देयर ए लॉ मेकिंग बॉडी इन द इशूज रूल्स फॉर द control of seas that do not fall within a boundaries in any country? Is there an organization who takes up the responsibility of the controlling universal problems like environmental degradations? क्या ऐसी कोई संस्था है जो विश्व में हो रही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली क्रियाओं पर रोक लगाए, एक यूनिवर्सल कंट्रोलिंग रखे? द यूनाइटेड नेशन, उसमें सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ. इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज क्वालिफाइज टू आंसर द अबव कंसिडरेशन पार्शियली इन यूएन, ए ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट डिसीजंस आर बाइंडिंग टू मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. यह विश्व स्तर की एक ऐसी संस्था है जिसके निर्णय को पूरे दुनिया को लागू करने के लिए बाध्य करता है या अपने बनाए हुए नियम्स को दुनिया के देशों पर यह लागू करता है. द मोटिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ यूएन वाज प्रमोट एंड ग्लोबल मेंटेन. इसका उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना करना है और विश्व में सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना है. पहला है इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विश्व के ग्लोबल लेवल पर आर्थिक विकास, एंड सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता. द चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफ यूएन इज द सेक्रेटरी जनरल. द यूनाइटेड नेशन एंड वेरियस ऑर्गन्स विच हैंडल डिफरेंट टास्क. लेट अस नाउ डिस्कस ओनली ए फ्यू ऑफ देम. आइए हम इसमें से कुछ के बारे में चर्चा करें. द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमॉन्ग द कंट्री. यह एक ऐसी संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं, और यह पूरे दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है. इन ए केस ऑफ कंट्री अटैक्स अनदर कंट्री इन एन अनजस्टिफाइड मैनर, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इंटाइटल्ड टू पुट टुगेदर एन इंटरनेशनल आर्मी एंड टेक एक्शंस अगेंस्ट द रॉन्ग डूर. यह एक ऐसी संस्था है जो कोई भी देश अगर अनजस्ट मैनर से किसी दूसरे देश के साथ अपनी जो है अपने बल का या ताकत का दुरुपयोग करके उस पर अधिकार जमाता है, तो यह संस्था उसे रोकती है और इसके पास एक अंतर्राष्ट्रीय आर्मी है जो वह देश द्वारा किए गए के विरुद्ध में एक्शन लेती है और उसमें अपना सक्रिय भूमिका निभाती है. द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF जिसे कहते हैं,
या इट गिव्स लोन्स टू गवर्नमेंट वेयर दे रिक्वायर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, यह सरकारों को ऋण उपलब्ध कराती है सरकार के विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए और उसे सुचारू रूप से बिना बाधा के चलाने के लिए। एंड द वर्ल्ड बैंक दे टू सैंक्शंस लोन्स टू गवर्नमेंट आफ्टर चेकिंग देयर अकाउंट्स, यह भी लोन या ऋण जो है देशों को प्रोवाइड करती है और यह जो है उसके अकाउंट्स को, पिछले अकाउंट्स को देखते हुए लोन जारी करती है। एंड दे मे इवन डायरेक्ट द कंट्रीज टू चेंज देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इफ रिक्वायर्ड, और आदेश देती है यदि जरूरत हो तो अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव लाए। आर दिस रिसेंट डेमोक्रेटिक, अब आइए हम देखते हैं कि क्या ये सब लिए गए निर्णय प्रजातांत्रिक हैं। We have studied that there are many institutions which work at the global level carrying out the task of a world government and the important questions which arise here. How democratic are the organized? अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो संस्थाएं हैं वह कितना प्रजातांत्रिक हैं या प्रजातांत्रिक नियमों पर कितनी खरी उतरती हैं। To able the answers of the world, we need to assess the performance of this organization based on the criteria where each of the countries enjoys the freedom of equal say in the decision that affect them. इसके देखने के लिए हमें इनके किए गए कार्यकलाप या क्राइटेरिया पर विचार करना होगा। Keeping democracy in this organization as the focal point in our discussion, let us scrutinize the world working of UN, which is the prime global organization accepted the respected universally. There are some facts that show the democratic nature of United Nations. Will all the some there are features that are controversial. इसके कुछ ऐसे निर्णय हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं और कुछ निर्णय ऐसे हैं जो सही रूप से प्रजातांत्रिक तरीके से लागू किए गए हैं और दुनिया के हित में है। फीचर्स पॉइंटिंग टुवर्ड द डेमोक्रेटिक नेचर, आइए अब कौन से ऐसे निर्णय लिए गए हैं यूएनओ के द्वारा जो डेमोक्रेटिक नेचर के हैं। पहला है, इट हैज 192 मेंबर्स कंट्रीज विच ईच हैव 1 वोट इन द यूएन जनरल असेंबली। पहला है प्रजातांत्रिक रूप का तरीका कि 192 देशों की सदस्य संख्या वाला ये संस्था है और प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है यूएन जनरल असेंबली में। दूसरा है, ए प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फ्रॉम अमोंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर्स कंट्रीज एंड इट्स मीटिंग आर हेल्ड रेगुलरली इन द ईयरली सेशंस। प्रत्येक ईयरली सेशंस में इसकी मीटिंग होती है और इसका प्रेसिडेंट इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स द्वारा वोटिंग के द्वारा चुना जाता है। जनरल असेंबली इज लाइक द पार्लियामेंट वेयर ऑल द डिस्कशन टेक्स, यह एक पार्लियामेंट की तरह है जहां सारे विचार विमर्श या चर्चाएं होती है, हर विषय पर या जो भी निर्णय लिए जाते हैं उस पर चर्चा होती है। फीचर्स ऑफ यूएनओ कंट्रोवर्शियल, अब कंट्रोवर्शियल क्या क्या निर्णय इसके हैं वो उस पर हम लोग चर्चा करें। द जनरल असेंबली डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू टेक अ डिसीजन ऑन एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन कंट्री। जनरल असेंबली को यह अधिकार नहीं है कि दो देशों के बीच में किसी तरह का अगर विवाद हो तो वह स्वयं एक्शन में ले सके। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कंट्रीज द डिसीजन इज टेकन बाय सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ। अगर इस तरह की स्थिति में केवल डिसीजन लेने का अधिकार सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। एंड द सिक्योरिटी काउंसिल हैज 15 मेंबर्स, 5 ऑफ देम आर परमानेंटर, और सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर हैं जिनमें 5 परमानेंट या स्थायी मेंबर हैं। ये हैं यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना। 10 अदर मेंबर्स आर द इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 2 years टर्म, और बाकी 10 2 वर्षों के लिए जनरल असेंबली में चुने जाते हैं। True control and power is the hands of these 5 permanent members, since finances required for the maintenance of the UN are their contribution primarily to the US। और मुख्य रूप से ये पांचों जो परमानेंट सदस्य हैं फाइनली सबसे ताकत इन्हीं के हाथों में रहती है, क्योंकि मुख्य रूप से ये फाइनेंशियल सपोर्ट इस देशों को यूएनओ को देते हैं और खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका। द परमानेंट मेंबर्स हैव द वीटो पावर, दिस मीन्स देयर इज
there if any of these permanent members says a no to any resolution, then that particular decision cannot be taken. और इन परमानेंट सदस्यों को वीटो का अधिकार है और इस वीटो के अधिकार के तहत कोई भी 10 लिए गए निर्णयों को निरस्त कर सकता है. And the features especially that the power to veto have raised questions on the limited democratic nature of human. और यही पावर ऑफ वीटो जो है इसके नेचर को जो है पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इसके लिए गए निर्णय पर. दूसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF. Indeed, it is one of the biggest monetary lenders for the all country of the world. In 1973 members countries and it runs on the financial contribution made by the member states. इसमें 173 देश सदस्य हैं और यह दूसरे देशों को वित्त प्रदान करता है. फीचर्स ऑफ IMF कंट्रोवर्शियल टू डेमोक्रेसी. अब कौन सी ऐसी विशेषता है जो इसे कंट्रोवर्शियल बनाती है इस IMF को? पहला है ऑल द मेंबर स्टेट डू नॉट एंजॉय इक्वल वोट राइट्स. सभी को समान अधिकार, जो भी इसके मेंबर्स हैं सभी को समान अधिकार प्राप्त नहीं है. एंड वोट्स आर वेटेड अकॉर्डिंग टू द मनी कंट्रीब्यूटेड बाय द कंट्री टू द IMF. और वोटों का महत्व उस आधार पर आंका जाता है कि कौन सा देश कितने फाइनेंशियल मदद जो है IMF को करता है. ऑलमोस्ट 50% वोटिंग पावर इज रेस्ट्रिक्टेड इन द हैंड्स ऑफ 7 कंट्रीज नेमली. मुख्यतः 50% अधिकार इन 7 देशों के पास निहित होते हैं. वो हैं US, जापान, फ्रांस, UK, सऊदी अरबिया, चाइना एंड रशिया. The remaining 166 countries hardly have any say in the working and decision making these international organizations. और बाकी से 166 देश जो हैं वो मुख्य रूप से जो है एक साथ जो है वर्किंग एंड डिसीजन मेकिंग दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक तरह से काम करते हैं और उन लोगों के निर्णयों में साथ देते हैं. द वर्ल्ड बैंक इज अनदर मेजर मनी लेंडर टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. विश्व बैंक दूसरा मनी लेंडर है जो दूसरे देशों को धन उपलब्ध कराता है. फीचर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक कंट्रोवर्शियल टू डेमोक्रेसी. वोटिंग सिस्टम इज सिमिलर टू द IMF. इसकी भी वोटिंग सिस्टम IMF की तरह है. द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज नॉमिनेटेड बाय द ट्रेजरी सेक्रेटरी. यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है US का वही इसका प्रेसिडेंट होता है. सो फार ही हैज ऑलवेज बीन ए सिटीजन ऑफ US. इसका अर्थ यह है कि वह जब भी होगा तो US का नागरिक ही होगा. Let us now analyze how democratic these international organizations are with the standard and norms of democracy already discussed in the chapter before. How would you rate a country on democratic standards now? Some selected few persons have a permanent position in the ministry. Those permanent members are given to the powers of on hold and decision taken opposed by the complete parliament. Five permanent members hold majority votes in the parliament. 5 परमानेंट सदस्य जो है मुख्य रूप से मेजोरिटी वोट्स रखते हैं पार्लियामेंट्स में. In case of national government, for the standard of the democracy is decided based on the factor of equal rights to taking policy decision and equal voting. Right? Most of the global institutions fail to match the same simple standard of democracy. As the evidence shows that these global institutions are not democratic in the nature, the questions arise as these moving towards more democracy. The testimonials are not very positive in the case. Each points out very clearly that while more and more countries are adopting democracy at a national level, these international organizations are becoming less democratic. And the US and the Soviet Union were two major powers in the world about 20 years ago. 20 वर्षों से 2 महाशक्तियां इस विश्व में काम कर रही हैं. एक है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा रशिया. One upmanship between two superpowers are their allies maintain a counterbalance in the global organization. और इन दोनों महाशक्तियों में एक तरह से
काउंटर बैलेंस की जरूरत है। द बैलेंस टिप्ड कंप्लीटली इन फेवर ऑफ द यूएस आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, सिंस यूएस seemed to be the early superpower in the world, and the international organizations are under the influence of American eminence. सोवियत रूस के विघटन के बाद मुख्य रूप से देखा गया है कि ये सारी शक्तियां या एक छत्र राज्य जो है इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर अगर है तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका का। दिस डज नॉट लीड अस द कंक्लूजन दैट द डिजायर और प्रोग्रेस टुवर्ड्स ग्लोबल डेमोक्रेसी डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन पीपल कम इन द कंटैक्ट with each other. They try to give form of the desire with the help of their government, just like the movement towards democracy within a country, which was a result of the struggle in the people, and the countries have taken certain steps like forming global organization against war, against global dominance by the few countries, against global influence by the limited business companies. थैंक्स। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन कुछ ही देशों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, और जिस तरह से जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रभाव होना चाहिए या जिनका कार्य होना चाहिए उस पर इनकी शक्तियों पर कुछ खास देश जो है अंकुश लगाए हुए हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि फाइनली जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स है वह किसी एक व्यक्ति या एक देश या कुछ देशों के हाथों में सीमित रह गया है। धन्यवाद बच्चे, फिर हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे। और इस बीच आपको किसी तरह से कोई परेशानियां हो समझने में या कोई कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हो पढ़ाई संबंधी, तो मेरे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।